बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने कल एसएलओ स्टार्ट किया था, डिस्क्राइब सेल साइकिल। हमने देखा कि जो सेल साइकिल है इसके दो मेन पार्ट्स हैं। एक वो पार्ट है जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, लेकिन चाहे सेल डिवाइड नहीं हो रहा, हम देखते हैं कि सेल खुद को तैयार करता है डिवाइड होने के लिए। हमने इसे कहा था ये इंटरफेस था। अब इंटरफेस जो है, फिर हमने देखा उसके भी मजीद फेसेस हैं जो कि आज हम पढ़ेंगे। दूसरी चीज हमने कही कि इसका जो सेकंड पार्ट है ये वो पार्ट है जहां सेल ने डिवाइड करना है। इसे आप कहते हो माइटोटिक फेस। इस फेस में हम देखते हैं कि जब सेल डिवाइड करने लगता है पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है। यानी माइटोटिक फेस में भी दो फेसेस हैं। एक वो फेस है जहां सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, इसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। जब कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, अब हम देखते हैं कि सेल डिवाइड कर जाता है, यानी सेल साइटोप्लाज्म समेत डिवाइड हो जाता है। इसे फिर हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। हमने अभी इंटरफेस को जरा डिटेल से देखना है कि इस फेस में सेल क्या तैयारी कर रहा है खुद को डिवाइड करने के लिए। बिजी टाइम है, माजी में इसे गलती से रेस्टिंग फेस भी कह दिया जाता था, लेकिन अभी जब आप पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि सेल इस फेस में कतन रेस्टिंग फेस में नहीं है, बल्कि वो पहले से ज्यादा काम करता है। ठीक है, और ज्यादातर टाइम सेल अपना इसी फेस में गुजारता है। वो क्या काम करता है, हम फेस बाय फेस इसको डिटेल से पढ़ते हैं। अब इंटरफेस की भी तीन स्टेजेस हैं, G1 फेस, S फेस और G2 फेस। G से मतलब यहां पे गैप भी है। ठीक, और जरा आप साथ डायग्राम को देखो कि G1 फेस, S फेस, G2 फेस, इतने हिस्से को आप इंटरफेस कह रहे हो। ये जो पार्ट है ये वो पार्ट है जिसको आप माइटोसिस या माइटोटिक फेस कहते हो, जहां सेल डिवाइड करता है। लेकिन इस सारी डायग्राम में एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है जिसे हम लेक्चर के एंड पे डिस्कस करेंगे, वो ये कि एक और फेस भी है जिसको आप जी नॉट फेस कहते हो। मैंने इसको यहां मेंशन ही नहीं किया। ये क्या है, ये आपके लिए इंटरेस्टिंग है। G1 फेस की अगर हम बात करें, जो कि इंटरफेस का पहला फेस है, G1 फेस बच्चों वो फेस है जहां अभी सेल एंटर हुआ है। हमारे पास पेरेंट सेल था, ये जो पेरेंट सेल है ये डिवाइड कर गया है और इसने डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना दिए हैं। ये जो नया डॉटर सेल बना है ना, ये एंटर होता है डिवाइड होने के फौरन बाद या अपने बनने के फौरन बाद। इस सेल ने जाना होता है G1 फेस के अंदर। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि जो पेरेंट सेल है ना, ये साइज में बड़ा होता है। जब ये डिवाइड करके डॉटर सेल बनाता है तो डॉटर सेल साइज में स्मॉल होते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आप नुमाया देखते हो वो ये कि नया बनने वाला जो सेल है ना, पहले तो ये अपना साइज इंक्रीज करता है। हम कहते हैं कि सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, यानी सेल ग्रो करता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब सेल ग्रो करेगा अपना साइज उतना करेगा जितना कि पेरेंट सेल का था। तो इसका मतलब है इसमें कुछ चीजें नहीं बनेगी, नई चीजें बनेगी तभी तो इसका साइज इंक्रीज होगा। तो आपके पास यहां पे फिर आप देखोगे बहुत सी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बनेंगी। इनमें वो प्रोटीन्स भी होंगी जो सेल का स्ट्रक्चर बनाने में यूज होंगी। सेल का साइज बड़ा हो रहा है मतलब सेल में नए स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और उसके लिए उसको प्रोटीन चाहिए, और वो प्रोटीन G1 फेस पे बन रही है। इसी तरह सेल में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वहां पे भी हमें प्रोटीन्स चाहिए होती हैं। वो जो आपके पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें जो प्रोटीन यूज होती हैं बच्चों, इन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम प्रोटीन की वो टाइप है जो सेल में केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करती है। तो हमें प्रोटीन सेल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी चाहिए और हमें प्रोटीन सेल का
फंक्शन परफॉर्म करने के लिए भी चाहिए। तो G1 फेस में आप देखोगे कि सेल तभी ग्रो करेगा जब वो अपने लिए बहुत सारी प्रोटीन्स बनाएगा, जब उसमें प्रोटीन बन रही है और उन प्रोटीन में एंजाइम भी मौजूद है। तो इसका मतलब है कि इस सेल में मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया हुआ है कि मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं। रिमेंबर, मेटाबॉलिज्म हमने कहा था कि एक बॉडी में या एक सेल में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इन्हें हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जिन्होंने नहीं लिखा अब लिख लें, ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन अ बॉडी, या आगे यू स्लैश लगा लो, बॉडी लिखो और स्लैश लगा के आगे सेल लिख लो, एक ही बात है। आप बॉडी लेवल पे कह रहे हो या सेल लेवल पे कह रहे हो, ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन अ बॉडी और अ सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। हमारे तमाम केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अल सईद एजुकेशन सिस्टम गर्ल्स, इन्होंने कुछ नहीं करना, ऐसे ही बैठना है बस, ना हाथ में किताब है ना कुछ और है। ये अब चीजें आपको मैं एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं, बजाय सुनने के इसे किताब पे ही लिख लो, अच्छा नहीं है, ताकि जब जब किताब ओपन करो उस टर्मिनोलॉजी के आगे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हो। ठीक। और G1 फेस की अहमियत जरा देखो। इंटरफेस में ये वो फेस है जिसमें सेल सबसे ज्यादा टाइम गुजारता है। कल हमने एक जुमला बोला था कि जब आप कहते हो सेल साइकिल के दो फेस हैं, इंटरफेस और माइटोसिस या माइटोटिक फेस, इन दोनों फेसेस में से ज्यादा टाइम सेल इंटरफेस में गुजारता है। ठीक है, लेकिन आज आपको पता लग रहा है कि विद इन इंटरफेस ज्यादा टाइम G1 फेस में गुजरता है सेल का। तो देखो, दो तरह से एमसीक्यूज आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। वो आपसे यह कह सकता है कि सेल साइकिल का ज्यादातर टाइम सेल किस फेस में गुजारता है, तो आप कहोगे इंटरफेस में। या वो आपसे कह सकता है कि इंटरफेस के अंदर मजीद फिर किस फेस में वो ज्यादा टाइम गुजारता है, तो ये आपके पास G1 फेस है। ठीक है, ये वीडियोस मैंने साथ अटैच की हुई हैं, हर एक टॉपिक की ये वीडियो है। यहां मैं इसलिए नहीं चला रहा कि आप लोगों ने स्लाइड्स में खुद देख लेना, ये यूट्यूब वीडियोस ही हैं। जो लेक्चर सुना करो, कोशिश किया करो यूट्यूब पे जाके उसका एक छोटा सा क्लिप भी देख लिया, आपका सारा जो लेक्चर है वो समराइज होके वहां पड़ा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फेस, एस फेस। एस से यहां मुराद है सिंथेसिस, यानी इस फेस में हमने कुछ बनाना है, कुछ स्पेशल बनाना है। अब चीजें तो G1 फेस में भी बन रही थी, लेकिन एस फेस में कुछ स्पेशल बनेगा जो बाकी फेसेस में नहीं है, इसलिए हमने इसे सिंथेसिस फेस कहा है। और वो है कि सेल का जो डीएनए है ना, इसकी कॉपी बनेगी। अब ये बात जब हम लोगों ने सेल का न्यूक्लियस पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, सेल स्ट्रक्चर पढ़ते वक्त सेल का न्यूक्लियस पढ़ा था और वहां हमने उसमें क्रोमोसोम भी पढ़े थे, और ये बात मैंने वहां समझाई थी। अब मैंने आपसे पूछना है ताकि मुझे पता लगे कितनों को वो कंसेप्ट याद रहा। आपके सामने ये दो स्ट्रक्चर हैं, एक को मैं कहता हूं स्ट्रक्चर 1 और दूसरे को मैं कहता हूं स्ट्रक्चर 2। वन बाय वन मुझे आप लोगों ने बताना है और क्लास में टीचर्स ने स्टूडेंट से इनके आंसर लेने हैं। इनमें से स्ट्रक्चर 1 जो है, पहले तो यह बताओ इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर असल क्रोमोसोम है? क्या दोनों क्रोमोसोम है या दोनों में से एक क्रोमोसोम है, या एक में एक है दूसरे में दो क्रोमोसोम है? क्या बुनियादी फर्क है? ये जो दो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहे हैं, क्या बुनियादी फर्क है इनमें? अल सईद वालों ने पहले हैंड रेस किया तो इनसे पूछ लें। क्लास टीचर्स बाकी बच्चों को अपने साथ एंगेज रखें। सर दूसरे में दो क्रोमोसोम है। किसमें? सर दूसरा वाला क्रोमोसोम है। इसमें दो ये वाला क्रोमोसोम है, ये क्या है? क्रोमेटिड। क्रोमेटिड कहा इन्होंने। चलें जी, ठीक है, ठीक है, सबने सुन लिया। ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमेटिड है। सेंट्रल फातिमा कैंपस गर्ल्स। जी बच्चों, क्या फर्क है? सर दोनों क्रोमोसोम में फर्स्ट वाला सिंगल और सेकंड में उसने कॉपी बनाई।
दोनों ही क्रोमोसोम है। पहले वाला इन्होंने कहा सिंगल है, सिंगल मतलब आप कह रहे हो ये एक क्रोमोसोम है, इसमें आप कह रहे हो उसकी कॉपी बनी हुई है। तो मुझे ये बताओ जहां कॉपी बनी हुई है ये कितने क्रोमोसोम्स हैं जो सेकंड में नजर आ रहे हैं? 2 ये 2 है, यानी कि इनके मुताबिक पहले वाले में एक क्रोमोसोम है, दूसरे वाले में दूसरा क्रोमोसोम है। सेंट्रल स्कूल शाहजहां कैंपस। जी बच्चों, व्हाट्स योर टेक? माइक अपना अनम्यूट करो बॉयज। सर ये दोनों ही क्रोमोसोम है, बस फर्क ये है कि ये पहले वाला एक सिंगल है और ये दूसरे वाला जो है ड्यूरिंग फेज है और पहले वाला जो है बिफोर एस फेज है। वो तो सभी को पता है, लेकिन मुझे बताओ इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी है? एक वाले में कितने क्रोमोसोम है, दो वाले में कितने हैं? पहले वाले में 2 हैं और दूसरे वाले में 4। अच्छा, आपने इसको यूं काउंट कर लिया है कि इससे ऊपर एक है, इससे नीचे एक है, यहां इससे ऊपर 2 है, इससे नीचे 2 है, तो 4। चलो बच्चे वैसे ही मैं कहता हूं साइंटिस्ट होते हैं, इनका जैसे दिल करता है ये वैसे ही अपनी थ्योरीज बनाते हैं। सेंट्रल एग्जेक्टिव वाले कुछ नहीं बोलते। किड्स एजुकेट, हाँ जी बच्चों। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। जी जी जल्दी से। दोनों ही सिंगल है। क्या बात है, दोनों ही सिंगल हैं, तो फर्क क्या है फिर? नहीं फर्क पता। किंग्सवे बॉयज जल्दी से। फर्स्ट वाला सिंगल है और सेकंड वाला डबल है। चले जी, वही बात कि एक सिंगल है एक डबल है। किंग्सवे का इकलौता नौजवान क्या कहना चाहता है? सर जी दोनों दोनों में एक ही क्रोमोसोम है, बस ये एक डुप्लीकेट बना हुआ है उसका। ओके वेरी गुड, इसको याद रह गया। चलो जी वापस आ जाओ। हमने ये बात जब न्यूक्लियस पढ़ा था तो मैंने ये चीज समझाई थी। ये बड़ी कॉमन बच्चों के अंदर मिसपरसेप्शन रह जाती है कि नहीं ये चीजें क्लियर नहीं होती। अगर मैं स्लाइड फ्री देख सकूं, हम यहां ड्रॉ करते हैं आपके पास ना। अगर आप सेल को देखो तो कुछ इस तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा सेल को। ठीक है, हम एक रैंडम सेल देख रहे हैं। अगर आप उस सेल को डाई करो, कॉमनली नजर नहीं आता, लेकिन अगर आप डाई करके उसे कलर करो ना तो आपको इस तरह का एक धागा नजर आता है। फिर आप देखते हो सेल में कि हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। और जब आप सेल डिवीजन पढ़ रहे होते हो तो आपको यह चीज भी मिलती है। अब ये तीन चीजें आपको सेल की साइकिल में डिफरेंट ड्यूरेशन में मिल सकती हैं एट अ टाइम। ठीक है, हो सकता है आप सेल को उठाओ, ये चीज नजर आए, बाकी दो चीजें नजर ना आए, सेंटर वाला नजर आए, बाकी दोनों नजर आए, लास्ट वाला नजर आए, पहले दो नजर ना आए। कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपने सेल को कब ऑब्जर्व किया है, सेल किस स्टेज में था। अब यहां पे हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो इसके साथ लिंक करती हैं। जैसे हमने पढ़ा, हम जीन का वर्ड भी यूज करते हैं, डीएनए का वर्ड भी यूज करते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल का वर्ड भी यूज करते हैं। इसी तरह हम क्रोमोसोम का वर्ड भी यूज करते हैं और लास्ट पे हम क्रोमेटिड का वर्ड भी यूज करते हैं। अब ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमारे सेल के न्यूक्लियस में मौजूद जेनेटिक मटेरियल के साथ मुंसलिक हैं, जिन्हें हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स में पढ़ना होता है। बच्चों को इनमें क्लैरिटी ही नहीं होती है। लफ्जों की पहचान है, उन्हें पता है जब जीन की बात हो रही है तो हम डीएनए से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, हम क्रोमोसोम कह रहे हैं तो कुछ डीएनए जेनेटिक मटेरियल ही हम पढ़ रहे हैं। लेकिन बुनियादी फर्क क्या है, इसको वो फर्क नहीं पहचानते। सेल को ओवरऑल हम दो स्टेजेस में कह देते हैं कि सेल की दो स्टेजेस हैं। ये बात पिक कर रहे हो? एक स्टेज वो है जहां पे सेल डिवाइड नहीं कर रहा, और दूसरी स्टेज उसकी है जहां पे सेल ने डिवाइड करना है। अच्छा, इनमें से जो पहली चार टर्मिनोलॉजीज हैं ये हमने सेल का न्यूक्लियस पढ़ते हुए समझी थी, इसलिए मैं अभी इन पे एम्फोसिस नहीं करूंगा ज्यादा। वीडियो मौजूद है चेस एकेडमी के चैनल पे, आप जाओ वहां से देख के इसको रिवाइज कर सकते हो अपने कंसेप्ट। ये जो पहला फेस है ना, जब हम कहते हैं सेल डिवाइड नहीं कर रहा, सेल अपने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे इंटरफेस हो गया,
डिवाइड नहीं ना कर रहा, बाकी के काम कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, मेटाबॉलिज्म करवा रहा है, अपने लिए स्ट्रक्चर बना रहा है। इस फेस में अगर आप सेल को देखोगे तो आपको न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल कुछ ऐसा नजर आएगा, जैसे एक धागा है और उसमें गुंजल सी पड़ी हुई है, रैंडमली वो थ्रेड पड़ा हुआ है। ये जो सेल की नॉन डिवाइडिंग स्टेज है, इस स्टेज में ये जो थ्रेड लाइक जेनेटिक मटेरियल है, इसे बच्चों आप कहते हो क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा और उसके न्यूक्लियस में जो थ्रेड लाइक अरेंजमेंट होती है जेनेटिक मटेरियल की, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये लेंथ में बहुत बड़ा होता है। इसको छोटे से न्यूक्लियस में रखने के लिए आप देखते हो इस तरह से इसमें गुंजल पड़ी होती है। लेकिन मसला यह है कि नेक्स्ट फेज में जब सेल ने डिवाइड करना है, तो सेल के पास ना, ह्यूमन की अगर हम बात करें तो हमारे सेल के पास ऐसे 46 स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं ना, तो 46 क्रोमेटिन मटेरियल के थ्रेड्स पड़े हुए हैं। अब अगर आपने सेल डिवाइड करना है तो इसका मतलब है आपने इन्हें भी डिवाइड करना है। इनको अगर आप इसी कंडीशन में डिवाइड करोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हो सकता है एक सेल के पास ये ज्यादा चला जाए, दूसरे सेल के पास ये कम चला जाए। सेल क्या करता है, इन्हें ऑर्गेनाइज करता है। जब ये ऑर्गेनाइज होते हैं ना, तो ये इस तरह की शेप में आते हैं। तो ये जो नीचे हमने दो शेप्स बनाई है ना, ये आपको सिर्फ तभी नजर आएंगी जब सेल डिवाइड कर रहा होगा। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा, आपको ये शेप नजर नहीं आएगी। और ये तब है जब सेल डिवाइड कर रहा है। जब आपका क्रोमेटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज हो जाता है, हम इनके लिए टर्म यूज करते हैं क्रोमोसोम। तो मालूम हुआ कि क्रोमोसोम और क्रोमेटिन मटेरियल एक ही चीज है। सेल डिवाइड नहीं कर रहा था तो क्रोमेटिन मटेरियल था जो कि रैंडमली था, डिसऑर्गेनाइज था। लेकिन जब सेल डिवाइड करने लगा, यही क्रोमेटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज होके एक शेप में आ गया। अब हम इसे क्रोमोसोम कह रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है ये दो, कि ये जो क्रोमोसोम मैंने दिखाए हैं इनमें क्या फर्क है। जब सेल एस फेस में एंटर होता है ना, तो उसका क्रोमोसोम इस तरह का होता है। ठीक है, जब सेल ने एस फेस, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जब सेल एस फेस में एंटर होता है तो क्रोमोसोम ऐसा होता है। लेकिन एस फेस में इसकी कॉपी बनती है तो ये हमारे पास इस तरह का हो जाता है। जैसे कि ये देखो, एस फेस में आया तो ऐसा था, लेकिन एस फेस से जब निकला तो इस तरह का हो गया। अब क्वेश्चन ये आया, यहां कितने क्रोमोसोम्स हैं और यहां कितने क्रोमोसोम्स हैं। तो याद रखना, दोनों में एक एक क्रोमोसोम है। जब एस फेस में क्रोमोसोम एंटर हुआ तब भी ये एक था, और जब वो एस फेस में डुप्लीकेट हुआ तब भी वो एक ही था। हुआ पता है क्या है, कि ये जो एक फाइबर है ना, इसकी बनी है कॉपी, और वो जो कॉपी है वो इसके साथ यूं ही अटैच है। ठीक है, पहले आपके पास इस तरह से ये क्रोमोसोम था, जब इसकी कॉपी बनी तो आपको ये इस तरह नजर आना शुरू हो गया। लेकिन रहा ये एक ही क्रोमोसोम। डबल इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि इसके अंदर जो डीएनए था उसकी रेप्लिकेशन हुई है, डीएनए की कॉपी बनी है। जब डीएनए की कॉपी बनी है तो आपके पास क्रोमोसोम इस शेप में आ गया है। अब ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि असल में एक ही जैसे हैं, क्योंकि इसकी कॉपी बनी है ना, कॉपी का मतलब है ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे हैं। इन दो स्ट्रक्चर्स को बच्चों हम कहते हैं कि ये क्रोमेटिड्स हैं। ये जो लफ्ज मैंने एंड पे यूज किया, क्रोमेटिड्स, कि जब क्रोमोसोम में कॉपी बनती है एस फेस के दौरान, तो जो आपके पास स्ट्रक्चर आता है, रहता वो एक क्रोमोसोम है, लेकिन उसके पास दो क्रोमेटिड्स हो जाते हैं। पहले उसके पास एक ही क्रोमेटिड था, लेकिन एस फेस में उसकी कॉपी बनने से क्रोमोसोम तो एक रहा, लेकिन उसके क्रोमेटिड्स दो हो गए। चूंकि ये दोनों एक जैसे होते हैं, इसलिए हम इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं।
ये बात समझ आई? अब आप लोगों ने जो चीज पिक करनी है यहां, अक्सर आप देखोगे इवन टेक्स्ट बुक में भी ना ये बात गलत लिखी होती है। चीजों को चूंकि सिंप्लीफाई किया जा रहा होता है ताकि आपके लिए आसानी हो समझने में, लेकिन बाज़ औक़ात वो ओवर सिंप्लीफाई करने के दौरान गलत इंफॉर्मेशन आपको कन्वे हो जाती है। आप लोग देखोगे बकायदा आपको कुछ बुक्स में मिलेगा कि एस फेस में क्रोमोसोम डबल होते हैं। ऐसा नहीं है, क्रोमोसोम उतने ही रहते हैं। ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। सिर्फ आप देखते हो कि क्रोमोसोम में जो डीएनए है ये डबल होता है। क्रोमोसोम का जब डीएनए डबल होता है इसलिए आप देखते हो आपको क्रोमोसोम इस तरह का नजर आता है। इसका मतलब यह नहीं होता कि क्रोमोसोम डबल हुआ है, इसका मतलब होता है क्रोमोसोम एक ही है, डीएनए डबल हुआ है। पहले उसमें एक क्रोमेटिड था, अब उसमें 2 क्रोमेटिड्स आ गए हैं। ये बात समझ हुई है? समझ आई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बच्चे एफएससी कर जाते हैं, एमडी कैट में आके बैठे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि ये बेसिक कंसेप्ट में डिफरेंस क्या है, ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये क्या एक ही चीज है या इनमें बुनियादी फर्क भी है। तो ये आपका एस फेस है। एस फेस में क्या हुआ है, क्रोमोसोम इस शेप में आया है और इसकी भी लॉजिक है। इसकी वजह यह है कि जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा सेल डिवीजन में तो आप देखोगे कि ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इन्हें एक दूसरे से अलग किया जाएगा ताकि जब 2 न्यूक्लियस बने तो दोनों के पास एक एक कॉपी होनी चाहिए। अगर ये क्रोमेटिड्स डबल ना हो और आपका क्रोमोसोम ऐसे ही रहे तो इसको आप हाफ नहीं कर सकते। इसको अगर हाफ करोगे तो इसका मतलब है ये डिस्ट्रॉय हो गया। चूंकि एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनने होते हैं इसलिए आप देखते हो एस फेस में डीएनए की कॉपी होती है ताकि बाद में इन क्रोमेटिड्स को एक दूसरे से अलग किया जाए, और यह हम आगे पढ़ेंगे भी। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हैं। लास्ट पे हमारे पास G2 फेस है। G2 फेस वो फेस है जिसके फौरन बाद माइटोटिक फेस आ जाएगा जहां सेल ने डिवाइड करना है। बात समझ रहे हो? G1 फेस वो था जहां पे सेल डिवाइड होने के बाद आता है, इसलिए आप देखते हो सेल इंक्रीज होता है। एस फेस में उसके डीएनए की कॉपी बनती है। G2 फेस वो है जिसके बाद उसने डिवाइड करना है, यानी अगले फेस में सेल डिवीजन होनी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे सेल क्या करेगा, खुद को तैयार करेगा नेक्स्ट फेस के लिए, और नेक्स्ट फेस में क्या होगा, सेल ने डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब इसने अगले फेस में डिवाइड करना है तो आप देखोगे यहां बहुत सारी प्रोटीन्स बनेंगी। इनमें वो एंजाइम भी बनेंगे जो सेल में न्यूक्लियस को या डीएनए को डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, आगे जाके आपके पास सेल की डिवीजन होनी है तो उस डिवीजन के लिए बहुत सारे एंजाइम चाहिए। वो एंजाइम कब बनेंगे, G2 फेस में बनेंगे। हमें आगे एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो आप देखोगे G2 फेस में बहुत सारे नए माइटोकॉन्ड्रिया बनेंगे ताकि वो सेल डिवीजन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करें। तो ये सब चीजें बन रही हैं G2 फेस में। और वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर स्पिंडल फाइबर्स। ये वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्रोमोसोम्स के साथ आके अटैच होते हैं, और जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो इनकी कंट्रैक्शन की वजह से आप देखते हो क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जिन्होंने आगे सेल डिवीजन के दौरान क्रोमेटिड्स को एक दूसरे से अलग करना है, ये भी बच्चों G2 फेस में बनते हैं। यानी जब सेल डिवाइड होने के लिए जाए तो वो पूरी तरह से तैयार हो, उसने हर वो चीज अपने पास पैक करके रखी हो जिसे उसने आगे यूज करना है। जैसे आप लोग स्कूल आते हो, बस्ता तैयार करते हो, ट्रिप पे जाते हो, अपना बैग तैयार करते हो ताकि इस सफर में जो चीज चाहिए हमारे पास पहले से मुयस्सर हो। बिल्कुल यही काम सेल कर रहा है अपने हर फेस के अंदर। कहता है कि जब उसने माइटोटिक फेस में एंटर होना होता है तो सेल को फाइनली चेक किया जाता है। ठीक है, चेक पोस्टें होती हैं। एक मुल्क का बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे मुल्क में आते हो तो चेक पोस्ट लगी होती है, चेकिंग होती है। ऐसे ही जब सेल एक फेस से दूसरे फेस में जाता है यहां भी चेक पॉइंट्स होते हैं।
जो चेक कर रहे होते हैं कि क्या सेल तैयार है अगले फेस में जाने के लिए। जब G2 फेस के अंदर प्रोटीन्स बन जाती हैं, स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं, अब आप देखते हो कि उसको अलाउ किया जाता है कि वो आगे माइटोटिक फेस में जाए। ये है आपका इंटरफेस। लेकिन हमने शुरू में ही बात की कि हमारे पास एक और फेस भी है जिसे हमने G0 फेस लेबल किया हुआ था, अगर आपको याद हो। अब इंटरफेस जो है जिसमें G1 फेस है, S फेस है, G2 फेस है, इनके बाद क्या होता है, सेल जाता है इंटरफेस के बाद माइटोटिक फेस में। माइटोटिक फेस में जाने का मतलब है सेल ने डिवाइड करना है। लेकिन हम देखते हैं हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बार बार डिवाइड नहीं करते। बच्चों ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में ऐसे सेल्स होते हैं जो एक दफा बन जाएं तो फिर डिवाइड नहीं करते। इसका मतलब है वो सेल साइकिल का हिस्सा नहीं रह सकते, उन्हें सेल साइकिल छोड़नी पड़ती है। वो सेल्स जो सेल साइकिल छोड़ देते हैं, यानी कि वो फिर डिवाइड नहीं करते, हम कहते हैं वो सेल साइकिल छोड़ के एक और फेस में आ गए हैं, और इस फेस को हम कहते हैं ये G0 G0 फेस है। यानी कि जो सेल G0 फेस में आ गया ये सेल साइकिल का हिस्सा नहीं है, ये मजीद डिवाइड नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंस है इस फेस की। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास देखो, ये एग्जाम्पल आपने असल में याद करनी है। आपके नर्व सेल्स, हमारे मसल सेल्स, ये वो बॉडी के सेल्स हैं जो G1 फेस में से बाहर आ जाते हैं। ये G1 फेस में जाते हैं लेकिन उसके बाद S फेस का हिस्सा नहीं बनते। ये S फेस में जाने की बजाय सेल साइकिल छोड़ के G0 फेस में आ जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये सेल एक दफा बन गए तो दोबारा डिवाइड नहीं करेंगे। यही वजह है कि हमारे नर्व सेल्स और मसल सेल्स चूंकि डिवाइड नहीं करते, इसलिए आप देखते हो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपकी मेमोरी कम हो रही होती है, आपके मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो आपके पास बचपन में नर्व सेल्स और मसल सेल्स बने थे अब वो मजीद नहीं बन रहे, और पुराने भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होते जा रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि हमारी मेमोरी भी कम होती है, हमारा मसल सिस्टम जो है वो भी वीक होता है, क्योंकि हमारे ये सेल्स G0 फेस में होते हैं, ये S फेस में नहीं रहते। ठीक, G0 फेस में होने का मतलब यह है कि सेल अपने नॉर्मल फंक्शन तो करेगा लेकिन डिवाइड नहीं होगा। बस ये मतलब है, सेल नॉर्मल होता है, सब काम करता है लेकिन डिवाइड नहीं करता। लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, कहते हैं G0 फेस में जो सेल आता है ना वो परमानेंट भी उसमें रहता है, बाज़ औक़ात हम देखते हैं वो उसमें आर्जी तौर पे आता है, यानी कि वो G0 फेस में होता है, जब जरूरत पड़ती है दोबारा सेल साइकिल में जाके डिवाइड करता है, वरना वो G0 फेस में ही रहता है। जैसे एग्जांपल है लिवर सेल। अब लिवर सेल G0 फेस में है, लेकिन अगर आप लिवर सेल को डैमेज करोगे ना तो इसके सेल G0 फेस से वापस सेल साइकिल में चले जाएंगे, लेकिन हमारे नर्व सेल्स और मसल सेल्स हमेशा के लिए G0 फेस में ही रहेंगे। यहां तक आई होप कि आपके लिए यह सलो अच्छा रहा है, आपको एक बेसिक समझ आ गई है, क्योंकि आगे हमने इंटरफेस के बाद सेल साइकिल पढ़नी है। लास्ट पे कुछ स्टैट्स हैं जो आपने याद करने हैं। ह्यूमन सेल जो है इसकी सेल साइकिल का टाइम 24 आवर है। हमारे सेल को 24 घंटे लगते हैं, हर 24 घंटे के बाद हमारा सेल डबल होता है, डिवाइड करता है। इसमें से 23 घंटे वो इंटरफेस में गुजारता है और 1 घंटा एम फेस यानी माइटोटिक फेस में गुजारता है। अब वो जो 23 आवर्स इंटरफेस में है ना वो भी डिवाइड है। इनमें से 11 आवर्स G1 फेस में वो गुजारेगा, 8 आवर्स S फेस में, 4 आवर्स G2 फेस में। इन्हें आप एड अप करो, ये आपके पास 23 आवर्स बन जाएंगे। तो ये स्टैट आपके लिए MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक की साइड इंफॉर्मेशन पे कहीं मौजूद है। टॉपिक हमारा कंप्लीट, इसको पढ़ें क्योंकि आगे इसी से आपकी बेस बनेगी और आपने माइटोसिस और मियोसिस को समझना है। ठीक है, SLO को लास्ट टाइम देख लो कि हमारे पास सेल साइकिल को डिस्क्राइब करना था, हमने उसका अच्छे से ओवरव्यू लिया है। आई होप कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी का हैंड रेज नहीं हुआ।
लिटिल स्टार वालों ने हैंड रेस किया है। जो बच्चे ब्रेक लेना चाहते हैं वो अभी से अपनी ब्रेक कंटिन्यू कर सकते हैं। 20 मिनट की ब्रेक है, फिर उसके बाद आपका इंग्लिश का लेक्चर है। जी लिटिल स्टार से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर। सर जो पिछला कुरिकुलम है इसमें इंटरफेज में लिखा हुआ है सेट ऑफ माइटोटिक स्पिंडल बनता है। माइटोसिस स्टार्ट होने के बाद एम फेज शुरू होने के बाद उसका जो पहला फेज आता है इंटरफेज, उसमें स्पिंडल फाइबर्स जो है वो बनते हैं। स्पिंडल माइटोसिस का फाइबर्स पहला फेज? जी नहीं, माइटोसिस तो टोटली एक अलग चीज है, इंटरफेस तो उसमें आता ही नहीं है। और इंटरफेज कह रहा हूँ प्रोफेज में हाँ जी। इंटरफेज प्रोफेज के अंदर जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, जबकि अभी आपने बताया कि G2 फेज में जो है वो स्पिंडल्स बन रहे हैं। अच्छा, दो चीजें। स्पिंडल फाइबर्स बने हुए हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ये प्रोटीन बन रही है G2 फेज में। इनका ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन इस तरह आपस में आके मिलना शुरू होती हैं। एक यूनिट के साथ दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, आपके पास एक फाइबर बनता है जिसे आप कहते हैं स्पिंडल फाइबर। अब ये स्पिंडल फाइबर हमारे पास ज्यादा प्रोमिनेंट होता है प्रोफेज में, लेकिन आप देखते हो इसकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये G2 फेज में ही हो जाती है। बच्चों को जब मैं ये टॉपिक सारा पढ़ा लेता हूं माइटोसिस वाला, फिर उन्हें एक बात समझाता हूं कि बच्चों ऐसा नहीं है कि आप कहोगे ये एक लाइन है, इस लाइन के एक तरफ प्रोफेस है, इसके एक तरफ मेटाफेस है, फिर आगे एक लाइन है, फिर एनाफेस है, फिर लाइन है, फिर टीलोफेस है। ऐसा नहीं होता। ये सारे प्रोसेस ओवरलैपिंग में चल रहे होते हैं। आप देखते हो बहुत सारे इवेंट ऐसे हैं जो आपको प्रोफेस में भी नजर आ रहे हैं, इंटरफेस में भी नजर आ रहे हैं, लेकिन वाजिया अगर आप बच्चे की आसानी के लिए लाइन खींचो तो आप कहते हो ये चीज वाजिया होती है प्रोफेस में, लेकिन आप उसकी असेंबली देखोगे तो आपको G2 फेस में ही वो चीज मिल जाएगी। बच्चे को अगर मैं कहूं कि ये सारा प्रोसेस हो रहा है, उसमें कोई सीक्वेंस ना बनाऊं, बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं लिटरेचर के अंदर वो चीज पढ़ने वाले की आसानी के लिए स्टेप बाय स्टेप दिखाई होती है, लेकिन बहुत सारे इसमें प्रोसेस ऐसे हैं जो ओवरलैप होते हैं। जैसे एक बड़ी कंफ्यूजन आपको मिलेगी अगर आप खुद लिटरेचर रिव्यू करें कि आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब डिसअपीयर होती है। आप कभी देखेंगे वो प्रोफेस लिखा होगा, कहीं आप देखेंगे मेटाफेस लिखा होगा, कहीं दोनों छोड़ के बीच में एक फेस बना दिया है प्रोमेटाफेस या प्रीमेटाफेस उसमें लिख दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि अगर आप प्रोफेस कह रहे हैं तो वो माइटोटिक फेस में सेल जाएगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी ही नहीं। कुछ ना कुछ फ्रेगमेंट्स आपको वहीं भी मिल रहे होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके मेटाफेस में आएगा तभी उसकी फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट होगी। ये काम प्रोफेस में शुरू हो जाता है। तो सीक्वेंस ऐसे नहीं है कि एक खत्म होगा तो दूसरा शुरू होगा, मल्टीपल ओवरलैपिंग हो रही होती है। हम देख लेते हैं हमें कैसे सूट कर रहा है समझाने में, इसलिए लिटरेचर के अंदर इस तरह लिख दिया जाता है। ओके सर, थैंक यू। जी GTN स्कूल। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोल रहे हैं। एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में कितने डीएनए की कॉपी बनती है? कितनी डीएनए की कॉपी बनती है? ऑर्गेनिज्म जानने की जरूरत ही नहीं है। ऑर्गेनिज्म बना है सेल का, सेल के अंदर आ जाओ, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आ जाओ। जहां पड़े आपके सेल के न्यूक्लियस के पास 46 है, तो इसका मतलब है कि वो 46 जो डीएनए हर एक की कॉपी बनती है। कितनी होती है टोटल फिर वो? क्या टोटल, क्या चीज पूछ रहे हो कितनी होती है? वो कॉपीज बनाते कितने हैं 46 डीएनए? ये देखो कॉपी का मतलब होता है ये आपके पास इस तरह के 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो क्रोमोसोम्स की शक्ल में ऑर्गेनाइज हो गए। जब ये एस फेस में आएंगे तो आप देखोगे हर एक की एक एक कॉपी बनेगी। ठीक है, हर एक की एक एक कॉपी बनेगी और एस फेस के बाद आपको वो ऐसे नजर आएंगे। बस इतनी सी बात है। ठीक है, ठीक है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। किड्स एजुकेयर भी पूछना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग बेशक स्टॉप कर दो।